तो दोस्तों लास्ट जो हमने किया था वो प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन वाला चैप्टर हमने किया था। होप सो आपको वो समझ में आ गया होगा काफी अच्छे ढंग से, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं लागत की अवधारणाएं, जो कि चैप्टर नंबर 6 है मेरे हिसाब से। बाकी क्या नाम है, अगर चैप्टर किसी बुक में अलग है 7 या कोई और नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट ये जो कंटेंट है वो यही रहेगा। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं लागत की अवधारणा। लागत यानी कॉस्ट, क्या चीज? कॉस्ट की बात करते हैं, जो हमारा पार्ट नंबर 1 है बेटे, ठीक है ना। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आपके सामने है बच्चा वो है लागत। लागत यानी कॉस्ट होता क्या है? तो मैंने कहा अर्थशास्त्र में यानी जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसमें लागत से अभिप्राय उत्पादन की लागत से है। अर्थशास्त्र में लागत से अभिप्राय उत्पादन की लागत से है। अर्थात जो उत्पादक होती है, उत्पादक कौन होता है? फर्म, यानी जो उत्पादन करता है, फर्म बोलो या उत्पादक बोलो, के द्वारा उत्पादन करने के लिए जो भी मौद्रिक व्यय किया जाता है उसे लागत कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अर्थशास्त्र में लागत का मतलब उत्पादन की लागत से है, यानी उत्पादक या फर्म के द्वारा उत्पादन करने के लिए, यानी कोई चीज उत्पादन करने के लिए जो भी मौद्रिक यानी मनी की फॉर्म में जो भी खर्चा किया जा रहा है उसे लागत बोलते हैं। आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया? अगर आपको यह याद नहीं होती तो बेटा एक डेफिनेशन और है, ये भी लिख सकते हो कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए यानी उत्पादन के लिए जो कारक आगत होते हैं, कारक आगत मतलब होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। उद्यम बोलो या उद्यम कर्ता बोलो, ठीक है ना। तो भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम कर्ता ये कारक आगत होते हैं। और गैर कारक आगत होते हैं बेटा जैसे कच्चा माल, क्या चीज? रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो एक वस्तु के उत्पादन के लिए कारक आगत और गैर कारक आगतों पर एक फर्म या उत्पादक जो भी खर्चा करती है उसको बोलते हैं उत्पादन की लागत या फिर लागत कहते हैं। समझ में आ गया? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अर्थशास्त्र में लागत से अभिप्राय उत्पादन की लागत से है। अर्थात उत्पादक के द्वारा उत्पादन करने के लिए जो भी मौद्रिक व्यय किया जाता है उसे लागत कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हो कि एक जो भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए नहीं, उत्पादन करने के लिए जो भी कारक आगतों पर और गैर कारक आगतों पर जो फर्म या उत्पादक है जो भी खर्चा करता है, कारक आगतों पर और गैर कारक आगतों पर जो भी इनकी खरीद पर जो भी खर्चा करेगा कौन? फर्म या उत्पादक, उस व्यय को, उस खर्चे को क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। हमेशा याद रखना कारक आगत मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमकर्ता की बात करते हैं। बात समझ गया? कारक और गैर कारक होता है हमारा कच्चा माल, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। फिर आता है लागत फलन। क्या होता है? देखो फलन, मैंने कहा था जब भी इकोनॉमिक्स में फलन वर्ड यूज होता है तो फलन मतलब संबंध होता है। आप चाहे कार्यात्मक संबंध लिखो या संबंध लिखो, वो आपके ऊपर है। तो उत्पादन फलन जो है वो संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है? लागत फलन, ठीक है ना। लागत फलन जो है वो संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है? लागत के बीच में और उत्पादन के बीच में, यानी लागत और उत्पादन के बीच में कार्यात्मक संबंध को बताता है। तो लागत फलन क्या बता रहा है? ये लागत तथा उत्पादन के बीच जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो और जो आप उत्पादन कर रहे हो वो, उनके बीच में कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है या उसको बताता है। जो फंक्शन होता है बेटा वो C = F ब्रैकेट में Q होता है, जहां पे C मतलब हो गया कॉस्ट यानी उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे Q का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा यानी क्वांटिटी की बात कर रहा है, और F मतलब फंक्शन यानी फलन की बात कर रहा है जो कि कार्यात्मक संबंध बताता है। फलन क्या बताता है बेटा? कार्यात्मक संबंध बताता है। ठीक है, मैं इसको मिटाने वाला हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए कि पेपर का टाइम चल रहा है तो यहीं पे याद हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में लागत से अभिप्राय उत्पादन की लागत से है, अर्थात उत्पादक के द्वारा उत्पादन करने के लिए जो भी मौद्रिक व्यय किया जाता है उसे लागत कहते हैं। या ये बोल सकते हो एक वस्तु के उत्पादन के लिए जो भी आप कारक आगतों और गैर कारक आगतों पर जो फर्म या उत्पादक है जो भी खर्चा करता है, व्यय करता है, उसे क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। लागत फलन क्या होता है? लागत फलन लागत और उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध को बताता है। किसको बताता है? लागत और उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध को बताता है। C = F ब्रैकेट में Q, C मतलब उत्पादन की लागत यानी कॉस्ट, F मतलब यहाँ पे फंक्शन यानी फलन हो गया जो कि कार्यात्मक संबंध बताएगा, और Q मतलब उत्पादन की मात्रा हो गया। समझ में आ गया? नोट डाउन करिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए, अगला हमारा कुल लागत क्या होता है? टोटल कॉस्ट। देखो साथ साथ मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिखे हैं, टेंशन मतलब मैं बाद में एक ही जगह पे सारे फॉर्मूले लिखने वाला हूं, ठीक है ना। बट पहले साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि देखो टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? टोटल कॉस्ट। तो आपको याद रखना है TC, क्या ये?
टीसी यानी टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। तो एक दिए गए उत्पादन स्तर पर स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत जो एक ही जगह स्थिर है ना, एक जैसी है, और परिवर्तनशील कारक जो चेंज होने पे लगी है, इसके बारे में भी हम डिफरेंस लिखेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे लैब बना रहे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो एक दिए गए उत्पादन स्तर पर स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के कुल जोड़ को, यानी अगर मैं इनको जोड़ दूं कि उसको क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन लिखवाई मैंने जानबूझ के, देखो फॉर्मूले से बनाई है कि एक दिए गए उत्पादन स्तर पर स्थिर लागत यानी टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, और कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का अगर मैं जोड़ कर दूं तो क्या निकल जाएगा, टीसी निकल जाएगा। ऐसे याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक दिए गए उत्पादन स्तर पर टीएफसी और टीवीसी को जोड़ने पर जो लागत निकलती है उसको कुल लागत कहते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरी है औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं बेटा, एसी। ये वो जो कमरे में लगता है वो एसी नहीं, ये वाला एसी, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, इसने बोला उत्पादन की प्रति इकाई मतलब ऐसी लागत जो डिवाइड करके निकले, ठीक है ना। तो उत्पादन की प्रति इकाई, प्रति मतलब एक इकाई लागत को क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। तो उत्पादन की प्रति इकाई, ये बहुत अच्छी लाइन है, याद रखना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। समझ में आ गया। अब मुझे औसत लागत निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे एसी निकालना तो मैं टीसी को क्यू से डिवाइड कर दूंगा तो एसी निकल जाएगा। समझ में आ गया। एवरेज हमेशा बेटा डिवाइड करके निकलता है, इसलिए तो डिवाइड करके निकाल रहा हूं। अगर मुझे एएफसी निकालना है तो मैं टीएफसी को क्यू से डिवाइड कर रहा हूं, यानी एफ निकालने के लिए एफ का यूज कर रहा हूं। मुझे एबीसी निकालना है तो मैं टीवीसी को क्यू से डिवाइड करूंगा। इसका मतलब टी वालों को अगर मैं क्यू से डिवाइड करूं तो ए वाले निकलते हैं, यानी टीसी को क्यू से डिवाइड करूंगा तो एसी निकलेगा, टीएफसी को क्यू से डिवाइड करूंगा तो एएफसी निकलेगा, और टीबीसी को क्यू से डिवाइड करूंगा तो एबीसी निकलेगा। तो वी से वी निकलता है, एफ से एफ निकलता है, नॉर्मल है। यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब ये होगा कि जो टीसी है वो टीएफसी प्लस टीवीसी के बराबर होता है, मैंने लिखवाया था। अगर मैं टीसी को क्यू से डिवाइड कर दूं, इसको भी क्यू से डिवाइड कर दूं, इसको भी क्यू से डिवाइड कर दूं, तो ये बनेगा हमारा एसी, ये बनेगा हमारा एएफसी, ठीक है ना, और ये बनेगा हमारा एबीसी। बात समझ आ गया ना। इसका मतलब एसी भी एएफसी और एबीसी के बराबर होता है। एसी क्या होता है, एएफसी, और एबीसी का क्या होता है, प्लस। जोड़ दो इन दोनों तो इन दोनों के प्लस के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो एएफसी प्लस एबीसी इज इक्वल टू क्या होता है, एसी। समझ में आ गया यहां तक। देन सीमांत लागत क्या होती है, सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट। बेटा कौन सी कॉस्ट, मार्जिनल मतलब अतिरिक्त होता है, सीमांत मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा बताया था मैंने। तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को, यानी उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए, यानी अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को का उत्पादन करते हो तो सीधी बात, अगर मान लो मैं 2 मार्कर बना रहा था तो मेरी कॉस्ट मान के चलो 50 रुपए आ रही थी सपोज करो, तो अगर मैं 3 मार्कर बनाऊंगा गारंटीड है तो थोड़ी कॉस्ट एक्स्ट्रा भी तो लगेगी। तो उसने वही बोला है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा, देखो 2 तो मैं बना ही रहा था, अब मैं तीसरी भी बना रहा हूं, उसका मतलब एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त इकाई को अब मैं एक और बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो जो अतिरिक्त लागत लगेगी तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ लागत लगेगी, तो उस लागत को क्या बोला है, सीमांत लागत बोला है। तो वही उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए जो भी अतिरिक्त लागत लगती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखवाई है सारी, ठीक है ना। अब एमसी जो निकलता है वो टीसी एन में से टीसी एन माइनस 1, नीचे वाले टीसी से ऊपर वाले टीसी, नीचे वाले टीसी से ऊपर वाले टीसी सिखाया था ना। ये जो टीपी वाले जो भी उत्पादन फलन चैप्टर किया था हमने, उसमें जब मैंने टीपी निकालना सिखाया था और एमपी निकालना सिखाया था, तो एमपी कैसे निकलता था, टीपी एन में से टीपी एन माइनस 1 नीचे से ऊपर वाला घटता था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो एमसी दोनों से निकल सकता है, टीसी एन में से टीसी एन माइनस 1 घटा लो या टीबीसी एन में से टीबीसी एन माइनस 1 घटा लो। बट जो मैं बोल रहा हूँ बेटा उसको ध्यान रखना है आपको, बेटा इस फॉर्मूले को मेन प्रायोरिटी देनी है। मतलब क्वेश्चन में अगर टीबीसी और टीसी दोनों दिए हैं तो आप किससे निकालोगे एमसी को, टीबीसी से। बेटे किससे निकालोगे, टीबीसी से ही एमसी निकालोगे। और अगर टीबीसी क्वेश्चन में नहीं दिया तो पहले हम टीबीसी निकालेंगे उसके बाद एमसी निकालेंगे, मतलब टीसी से एमसी मत निकालना। तो फिर ये फॉर्मूला लिखवाया है बेटे, ये इसलिए लिखवाया है कि अगर मान लो टीबीसी क्वेश्चन में नहीं दिया और निकल भी नहीं सकता, कोई चांसेस ही नहीं है निकलने के, तो उस केस में फिर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं दूसरे नंबर पे बेटा। ये तो पहली मेन प्रायोरिटी है। दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, एमसी टीसी एन में से टीसी एन माइनस 1 घटा के भी निकल सकता है, और एमसी जो है टीबीसी एन में से टीबीसी एन माइनस 1 घटा के भी निकल सकता है। समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में टीबीसी और टीसी दोनों दिए हैं तो आप टीबीसी का यूज करोगे एमसी निकालने के लिए, ठीक है। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बट अगर क्वेश्चन में टीबीसी नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, आप टीबीसी तब भी निकालोगे, अगर वो निकलता है फिर टीबीसी से ही एमसी निकालोगे।
बट अगर ऐसा सिचुएशन आता है जब टीवीसी नहीं दिया और वो निकल भी नहीं सकती, टीवीसी निकल ही नहीं सकती, ऐसे केस में आप टीसी का यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? नोट डाउन करिए फटाफट से। अब ध्यान से आगे देखिए बच्चे, ये छोटा सा डिफरेंस है किसके बीच में, स्थिर लागत जिसको बंधी लागतें भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बंधी लागतें भी कहते हैं, यानी फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा है परिवर्तनशील लागत, इसको परिवर्ती लागत भी कहते हैं। परिवर्ती लागत तो सेम हो, समझ में आ जाएगा। तो बंधी लागत यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत यानी परिवर्ती लागत। क्या लागत? परिवर्ती लागत। तो होता क्या है समझ लेते हैं। इसने कहा देखो स्थिर लागतें उत्पादन के स्थिर साधनों पर होती है, यानी जो स्थिर लागत लगती है वो उत्पादन के स्थिर साधनों पर होती है, जैसे मशीन, इमारतें आदि, ठीक है। जबकि जो परिवर्तनशील लागतें होती है ये उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर होती है, जैसे कच्चा माल, यातायात जो चेंजेबल होती है, जिनके प्राइस कम ज्यादा हो सकते हैं, उनके ऊपर होती है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि स्थिर लागत जो है उत्पादन के स्थिर साधनों पर होती है, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर होती है। क्लियर हो गया? स्थिर लागतें उत्पादन के स्तर में वृद्धि या कमी, यानी अगर आपका उत्पादन कम या ज्यादा हो रहा है उसके साथ बढ़ती या घटती नहीं है। तो अगर आपका उत्पादन कम ज्यादा हो रहा है तो भी स्थिर लागतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल आपकी तरह ढीठ रहेगी, ठीक है ना, इस पर कोई फर्क कभी नहीं पड़ता। तो उसने यही बोला स्थिर लागतें जो हैं वो उत्पादन के स्तर में वृद्धि या कमी होने के बाद भी घटती या बढ़ती नहीं है, एकदम ढीठ बनी रहेगी, ठीक है। जबकि परिवर्तनशील लागतें वो लागतें होती हैं जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने पर, यानी अगर उत्पादन का स्तर कम या ज्यादा हो रहा है तो उसके साथ साथ ये परिवर्तित हो जाती है, यानी बदलती रहती है। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 3, स्थिर लागतें अल्पकाल में बदली नहीं जा सकती। अगर शॉर्ट रन की बात करो, शॉर्ट पीरियड की बात करो, तो उसमें स्थिर लागतों को तो बदला ही नहीं जा सकता, जबकि जो परिवर्तनशील लागतें उनको अल्पकाल में बदला जा सकता है। इसका मतलब वो अल्पकाल में बदली या परिवर्तित की जा सकती है, वो हो जाती परिवर्तित, ठीक है ना। आगे, उत्पादन रुकने पर या उत्पादन के शून्य होने पर, ठीक है ना, उत्पादन के रुकने पर या उत्पादन के शून्य होने पर स्थिर लागतें शून्य नहीं होती, तब भी स्थिर लागतें लगेगी। जबकि उत्पादन के रुकने पर या उत्पादन के शून्य होने पर परिवर्तनशील लागतें भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज करो आपने मुझे बोला कि आप देखो मैं आपसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकते हो। सपोज करो कोई भी है, राम एक नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। राम एक बच्चा है जो कि कह रहा है कि मैं आपसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मुझे आप ये कमरा मुझे किराए पे दे दो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं आप लो, ठीक है। 4000 रुपये किराया, मैंने क्या रख दिया इसका, 4000 रुपये किराया रख दिया इस कमरे का। और उसने मुझे बोला कि भाई देखो जैसे मैं आऊंगा ना देखो बच्चों की लाइन लग जाएगी। उसने बोला मैं आऊंगा तो बच्चों की लाइन लग जाएगी। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। तो किराया कितना बोला मैंने, 4000। अब मान के चलो एक भी बच्चा नहीं आया, पिछले 2-3 महीनों में अभी तक एक भी बच्चा नहीं आया, ठीक है। तो क्या वो मुझे 4000 रुपये किराया देगा? बिल्कुल देगा। देखो बच्चा चाहे आए या ना आए, या फिर मान लो बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे आने लग गए, तो भी मुझे कितना किराया देगा? 4000। इसका मतलब ये ऐसी लागत है जो कि शून्य हो तो भी 4000 देगा, अगर शून्य नहीं है, बच्चे बहुत सारे आए तो भी 4000 देगा, नहीं फिक्स है, ठीक है। तो ये वही है कि उत्पादन अगर आपका रुक जाए, कुछ नहीं हो रहा या शून्य हो गया उत्पादन आपका, तब भी स्थिर लागतें शून्य नहीं होती, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। क्लियर हो गया? देन उसके बाद स्थिर लागतों के नुकसान पर, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो भी आप उत्पादन कर सकते हो, तो स्थिर लागतों के नुकसान पर भी उत्पादन किया जा सकता है, जबकि परिवर्तनशील लागतों के परिवर्तनशील लागतों के नुकसान पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, कितने पॉइंट कवर कर लिए हमने? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए, फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो। परिवर्ती भी कहते हैं, ठीक है, परिवर्ती लागत। तो दोबारा पर रिपीट करो, ध्यान से देखना। स्थिर लागतें उत्पादन के स्थिर साधनों पर होती है, परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर होती है। क्लियर हो गया? स्थिर लागतें उत्पादन के स्तर में वृद्धि या कमी होने के साथ साथ बढ़ती घटती नहीं है, जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के स्तर में कम या ज्यादा, उत्पादन का स्तर कम या ज्यादा होने पर बदलती चली जाती है। क्लियर हो गया?
स्थिर लागतें अल्पकाल में बदली नहीं जा सकती, जबकि परिवर्तनशील लागतों को अल्पकाल में बदला जा सकता है। बड़े प्यार से, ठीक है ना। उत्पादन रुकने पर या उत्पादन के शून्य होने पर भी स्थिर लागत शून्य नहीं होती। उत्पादन रुकने पर या उत्पादन के शून्य होने पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। उसके बाद स्थिर लागतों के नुकसान पर भी उत्पादन किया जा सकता है, मगर परिवर्तनशील लागतों के नुकसान पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, याद रखना। उसके अलावा ग्राफीय रूप में अगर हम ग्राफ में प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, तो जो टीएफसी होता है यानी कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर होती है। यानी अगर आप ग्राफ इस तरह से बनाते हो तो बिल्कुल इस तरह से बनेगा, बिल्कुल सीधा जाएगा कर्व। एक्स एक्सिस ये जो नीचे ये एक्स एक्सिस होता है ना, ये ऐसा वाला वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के समानांतर होगा यानी पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो ग्राफीय रूप में कुल स्थिर लागत एक्स अक्ष के समानांतर होता है, और ग्राफीय रूप में कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी जो होता है उल्टे एस के आकार का होता है। उल्टा एस अगर आप बना लोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, सिखाएंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण आ गया किराया जो कि फिक्स रहता है। स्थायी कर्मचारियों का वेतन, ऐसे कर्मचारी जो स्थायी है मतलब फिक्स है, आपके यहीं रहेंगे, तो उनको भाई वेतन फिक्स, आपको महीने का 10, 20 हजार, 50 हजार जो भी है, 50, 30, 35 जो भी हजार है वो आपको फिक्स रेट पे देने पड़ते रहते हैं कि भाई ये 50,000 लो आज की सैलरी, फिर अगली बार की सैलरी 50,000 देने पड़ते हैं ना हर महीने। तो वही स्थायी मतलब जो फिक्स है। तो किराया हो गया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन हो गया, लाइसेंस फी हो गया, प्लांट और मशीन की लागत हो गई। तो ये चीजें क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। जबकि परिवर्तनशील लागत के उदाहरण हो गया कच्चे माल की लागत जो कि कम ज्यादा हो सकती है। अस्थायी कर्मचारियों का वेतन, ऐसे कर्मचारी जो अस्थायी है, आज है कल नहीं है, कभी एक दिन दिन के हिसाब से आते हैं, तो उनकी क्या है दिहाड़ी मजदूरी अलग अलग हो सकती है। बिजली का व्यय ये भी क्या हो सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों के बीच में, आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।